लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। और फरियाल गुल अब्बासी आपको अपने प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और मुल्क में इस टाइम जो माशी बहरान है और जिस तरीके से हम बहुत सारे बहरानों का एक साथ सामना कर रहे हैं, उन तमाम हालात के अंदर आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, आपके अहल खाना खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान जो है, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, सिर्फ एक माशी बहरान का सामना नहीं कर रहा, पाकिस्तान सियासी बहरान का सामना भी कर रहा है। पाकिस्तान उस आइनी बहरान का सामना भी कर रहा है जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के एक ट्वीट से शुरू हुआ था, जिसमें आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि मैंने किसी कानून के ऊपर दस्तखत नहीं किए। उस टाइम से जो आइनी बहरान है उसमें इजाफा हुआ है, और जो कश्मकश है, जो अनसर्टेनिटी है, जो बेचैनी है, उसमें भी इजाफा हुआ है। अगर इसके साथ बात की जाए तो ये सिर्फ एक आइनी बहरान नहीं है, बहुत से आइनी बहरान है जिनका सामना इस टाइम पाकिस्तान कर रहा है, जिनमें चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी भी है, जो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद परवेज इलाही साहब की जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो ये वो तमाम आइनी बहरान हैं जिनका सामना इस टाइम पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान बहुत सारे मामलात से इस वक्त गुजर रहा है। एक एक करके आज अपने प्रोग्राम में हम तमाम चीज़ों पर छोटे छोटे सेगमेंट्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क गिर हड़ताल की, जो हड़ताल कल बरोज परसों बरोज हफ्ते वाले रोज जो है ये हड़ताल हुई। मुल्क गिर हड़ताल की यानी पार्शली मीन्स के आधा पाकिस्तान बंद। तो हड़ताल कामयाब इस तरह से थी कि इस हड़ताल को किसी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी सियासी रहनुमा ने, किसी सियासी पार्टी ने लीड नहीं किया। क्योंकि आपसे पिछले दिनों में प्रोग्राम में जब बात होती थी तो आपको बताया गया था, मैंने आपसे बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि ये ऐसी हड़ताल है या लोग अपने तय जो है वो बाहर निकले, और लोग किसी के कहने पे, कहीं से कोई एलामिया नहीं जारी हुआ, किसी मरकज से ऐलान नहीं किया गया, बल्कि लोग अपने ऑन पे निकले हैं। और ये कोई सियासी इज्तिमा नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपने तन के ऊपर कपड़ा मांग रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बच्चों की स्कूल की फीस लेट हो गई है क्योंकि उन्होंने वो पैसे बिजली के बिल में जमा करा दिए। तो ये तमाम वो लोग हैं जो मजबूर तबका है, और इसमें आपकी अब वो अच्छा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि इसमें अब आपकी पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, पाकिस्तान का वो मुतवस्सित तबका है जो अपने ऑन पे बड़ा अच्छी लाइफ गुजार रहा था, बहुत अच्छे से रह रहा था और अपनी लाइफस्टाइल को मजीद इंप्रूव कर रहा था। लेकिन आपने पाकिस्तान के उस मुतवस्सित तबके को भी अब इस पूरी चक्की में, महंगाई की चक्की में पीस दिया है। खास तौर पर नाज़रीन, ये जो पिछले 2 से 3 मंथ गुजरे हैं, 2 से 3 माह गुजरे हैं, ये और आने वाले जो 1-2 माह है, जब तक लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसमें जो बिजली के बिल है उन्होंने लोगों का जीना दो भर कर दिया है। उसमें अगर बात की जाए तो जिस घर का बिल पहले 20,000 था अब 70,000 है, जिस घर का बिल पहले 70,000 था उनका बिल अब 1,20,000 है। इसमें मेरे पास कुछ खबरें भी हैं, कुछ हमारे अदाकार हैं, कुछ हमारी मीडिया इंडस्ट्री से लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर बात की है और बयान भी दिए हैं और बताया है कि हमारे घर के बिल पहले कितने आते थे और अब हम घर में नहीं मौजूद थे, फिर हमारे घर के बिल कितने हैं। इसमें आपसे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल्स। लेकिन यहाँ पर मुतवस्सित तबका जो मिडिल क्लास है, उनको बिजली के बिलों ने पिछले 2 से 3 माह में बहुत तंग किया है। तो कहाँ लेके जा रहे हैं हम मुल्क को, माशी हालात कहाँ जाके रुकेंगे। और उस सब के बीच जो परसों हड़ताल हुई, जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रही थी, जो हैशटैग टॉप ट्रेंड करता रहा ट्विटर पे, मुल्क गिर हड़ताल का, हड़ताल अपने तय कामयाब हड़ताल थी। इवन ताजिर बरादरी की जानिब से यह हड़ताल अनाउंस की गई थी, ताजिर बरादरी के किसी रहनुमा ने भी लीड नहीं किया लोगों को, लेकिन लोग अपने तय निकले और एक बहुत बड़ी तादाद में निकले। और बड़े बड़े जो मार्केट्स हैं, बड़े बड़े जो बाजार हैं, वो बंद रहे। तभी तो अखबारों की हेडलाइन बनी कि पाकिस्तान पार्शली शट। और नाज़रीन, यहाँ पर एक जो गौर तलब नुक्ता है वो ये कि ताजिर बरादरी कभी हड़ताल अनाउंस नहीं करती जल्दी जल्दी, क्योंकि ताजिर बरादरी को हड़ताल का सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें खुद को होता है। क्योंकि ऑलरेडी जो मुल्क में माशी हालात चल रहे हैं, अगर उसमें कारोबार बंद हो जाए, कारोबार ही ना चले, तो ताजिर बरादरी के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो ताजिर बरादरी तो कभी जल्दी जल्दी जो है वो हड़ताल अफोर्ड नहीं कर सकती, हड़ताल की बात नहीं करती। लेकिन अगर उसके बावजूद ताजिर बरादरी ने अनाउंस किया, सामने आके वो खड़े हो गए कि अब मुल्क बंद होगा, हम एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे, तो आप अंदाजा लगा लें बखूबी कि हालात और मामलात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, और कितना ज्यादा जो बिजनेस है या कितना पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है वो कितनी गिर रही है, और जो डॉलर है वो मुस्तहकम से मुस्तहकम होता चला जा रहा है। तो डॉलर आपको नायाब है, मिलेगा नहीं। और जो मार्केट में आवाज है, जो इस्लामाबाद की मार्केट्स के अंदर आप मनी एक्सचेंज वालों से बात करें तो डॉलर 400 पर जाता दिखाई दे रहा है, और तब ब्लैक में कितने में फरोख्त होगा उसका हम अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो नाज़रीन, उस तरह से देखा जाए तो हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं, हमें उम्मीद का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मामला जो बेहतर होंगे। इसके साथ एक जुड़ी एक और खबर है, जब मईशत की बात की जाए तो हमारे जो वजीर ख़जाना साबिक रह चुके हैं, जो आखिरी दिनों में कुछ IMF के साथ मुआहदे करके गए हैं, और वो उन मुआहदों का सेहरा अपने सर लेते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया है।
इसहाक डार साहब की मैं बात कर रही हूँ। इसहाक डार साहब के ऊपर आज डॉन अखबार ने अपने एडिटोरियल में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार ने अपने एडिटोरियल में एक आर्टिकल लिखा, इसहाक डार्स डिलूजन, यानी कि इसहाक डार फरेबी। ये मैं नहीं कह रही, ये डॉन अखबार कह रहा है। और डॉन अखबार ने जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए इसहाक डार साहब के लिए, डॉन अखबार ने लिखा है कि इसहाक डार साहब शायद दुनिया की एक अलग ही किसी सोच में और एक अलग दुनिया में रह रहे हैं और असल दुनिया से उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है। वो नहीं जानते कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी आवाम को वो किस मुश्किल और किस दलदल में फंसा कर चले गए हैं। और वाकई इसहाक डार साहब के पीछे पीछे ये बददुआएं कब तक उनका पीछा करती रहेंगी कोई सोच नहीं सकता। लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब डॉन अखबार ने अपने अखबार के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज आज अपने एडिटोरियल, अपने आर्टिकल लेने जा रहा हूँ जिससे मेरी आवाम को बहुत फायदा होगा, वो सब सिर्फ वक्ती ड्रामेबाजियां थी और वक्ती डायलॉग बाजी थी। डॉन अखबार इसहाक डार को चालबाज कह रहा है। डॉन अखबार लिख रहा है कि वो गिमिक्रीज करते थे, यानी उनके जो प्लान्स थे वो फुल ऑफ फ्लॉज थे। उनके बहुत ज्यादा जितने भी उनकी पॉलिसीज थी माशी, उनमें नुक्स होते थे, ढेर सारे नुक्स होते थे और ये तमाम काम जो है सिर्फ चालबाजियों के तौर पर करते थे। ये इसहाक डार के बारे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार डॉन कह रहा है। आप जाएं, डॉन निकालें, इसहाक डार पे जो आर्टिकल है इसहाक डार्स डिलूजन, वो पढ़ें। क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत सारी चीजें कहने पर पाबंदी, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है कि महंगाई पर आपने ज्यादा बात नहीं करनी। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले महंगाई पर बात नहीं कर रहे, मजबूर किया हुआ है। लेकिन हम ये तो बता सकते हैं ना कि हमारे जो अखबार है, जो हमारा सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है, जो यहाँ पर मौजूद गोरे भी पढ़ते हैं, जो पाकिस्तानी भी पढ़ते हैं, जो बिजनेस क्लास भी पढ़ती है, जो मिडिल क्लास भी पढ़ती है, वो अखबार हमारे साबिक वजीर खजाना के बारे में क्या कह रहा है। तो अंदाजा लगाएं कि फिर साबिक वजीर खजाना की जो पॉलिसीज थी वो कैसी थी और जिस मुश्किल में वो आवाम को डालकर चले गए हैं, वो बद्दुआएं आवाम की कब तक उनका पीछा करेंगी। खुद तो वो मजे से आए हैं, 16 महीने हमें लूटा और अपने आबाई वतन लंदन चले गए, लेकिन आवाम को बहुत ज्यादा मुश्किल में छोड़कर चले गए। ये माशी तौर पर जो पाकिस्तान है ये कब मुस्तहकम होगा, कैसे मुस्तहकम होगा? माशी इस्तेकाम तभी आएगा जब हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम आएगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स टेबल पर बैठे हों, जल्द से जल्द इलेक्शन का सोचे। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगले सेगमेंट में आपसे एक दो और इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उन पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पिछले सेगमेंट पे हमने बताया आपको कि जो माशी बहरान है और उसके साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार ने इसहाक डार साहब को मुखातिब किया और उनका नाम जिस तरीके से लिया, उनको पुकारा, वो आपको डिटेल से बताया। और आप सब जाकर वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि सबसे बड़ा हमारा अखबार जो है वो इसहाक डार की पॉलिसीज के बारे में हमें क्या बता रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ हम दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे। इस टाइम एक और बहुत बड़ा बम आवाम पर पेट्रोल बम के साथ गिरने जा रहा है, वो है चीनी की शॉर्टेज, या फिर चीनी का महंगा हो जाना, या चीनी का ब्लैक में बिकना, यानी कि चीनी माफिया फिर सरगर्म हो गया है। असल हकाइक क्या है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। चीनी पाकिस्तान में बेतहाशा थी और अच्छी खासी क्वांटिटी में थी, और क्या मालूम अभी भी अच्छी खासी, और सिर्फ कहा यह जा रहा हो कि चीनी नहीं है। लेकिन हुआ ऐसा कि जो चीनी माफिया है उन्होंने चीनी को एक्सपोर्ट किया, और चीनी को एक्सपोर्ट किया दूसरे बाहर के ममालिक को, और जो डॉलर्स वसूल हुए वो अपनी जेबों में डाल लिए। और ये कहा गया उस टाइम कि चीनी बहुत वाफर मिकदार में है इसलिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पहला सवाल तो ये उठता है कि चीनी वाफर मिकदार में हो या कम मिकदार में हो, चीनी की एक्सपोर्ट पे पाकिस्तान में पाबंदी है, तो वो कौन सा माफिया है, वो कौन से हमारे सर पे ऐसे लोग हैं ताकतवर कि वो चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई लेकिन उन लोगों तक नहीं जाया गया। शक तो जाता है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी एक नई पार्टी वजूद में आई है और चीनी माफिया में से कुछ लोग उस पार्टी में भी मौजूद हैं, तो क्या ये उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया और क्या वही बराह रास्त इसके बेनिफिशरीज हैं? लेकिन जो भी इसका बेनिफिशरी है, यहाँ आवाम के सर पे जब एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, बिजली के बिल, उसके साथ जब एक और धमाका अब आवाम के सर पे, और चीनी नाजरीन को लग्जरी नहीं है, चीनी एक बेसिक ज़रूरत है, चीनी एक नेसेसिटी है जो हर किसी ने इस्तेमाल करनी है। दालें, चीनी, घी, आटा, ये बेसिक, चावल, ये बेसिक चीज़ें।
ये हर किसी की जरूरत है, हर कोई लेगा मजबूरन, महंगे दामों भी लेगा, आवाम को लेनी है। लेकिन पहले आप अपने मुल्क से चीनी एक्सपोर्ट करते हैं ये कहकर के हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है, और फिर आप वही चीनी मंगवाएंगे। अब वही चीनी मंगवाई जाएगी महंगे पैसों में, और आवाम से को महंगे पैसों में देकर आवाम को ही टीका लगाया जाएगा। खुद डॉलर्स कमाएगी माफिया और आवाम को टीका लगाएगी। तो ये किस किस्म के मामलात हैं पाकिस्तान में? आखिर एहसास नाम की चीज कोई हमारी अशराफिया के अंदर रह गई आम आवाम के लिए या नहीं? ये वो असल हकाइक हैं चीनी के ऊपर। और अब इस टाइम पाकिस्तान में चीनी इस्लामाबाद के अंदर 185 से 190 के अंदर, और बाकी शहरों में भी 180 से 190 के बीच में मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ही हफ्तों में कह रहे हैं इसकी कीमत 220 से 240 तक पहुंचेगी, और ये महंगे दामों आवाम को खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक जरूरत है और ये हर किसी के घर में एक जरूरी चीज है जो चाहिए होगी सबको, और सब खरीदेंगे। तो सवाल उस अशराफिया से है और सवाल उन सर्वेलेंस करने वाले इदारों से है कि आखिर ये चीनी एक्सपोर्ट की क्यों गई? चीनी के एक्सपोर्ट पे तो पाबंदी थी, तो चीनी क्यों एक्सपोर्ट की गई? कुछ दिन पहले निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला स्मगलिंग है। तो मेरा सवाल है उन अशराफिया से कि अगर स्मगलिंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, तो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हमने कौन से प्रॉपर मैकेनिज्म्स तैयार किए? उस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हमने आज तक जो अभी ये चीनी माफिया जो है, आप इनमें से किसी को पकड़कर कटहरे में लाएंगे और सजा देंगे? क्या किसी को इबरत का निशान बनाएंगे आने वाले किसी भी और के लिए, ताकि वो इस तरीके से चीजों को एक्सपोर्ट ना करे, पैसा अपनी जेब में ना डाले और फिर भुगते आवाम? जो टीका लगता है वो भुगतेगी आवाम। आप तो मजे में, आप तो बस एक स्टेटमेंट दे देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि हम ये करेंगे, हम ये स्टेप्स लेंगे। उन स्टेप से आगाह कीजिए, बताइए कि क्या मैकेनिज्म को तैयार किया गया है पाकिस्तान में स्मगलिंग के खिलाफ? हम ये तो सुनते आए और ये हमने हर दौरे हुकूमत में सुना है कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ये होगा, वो होगा, स्मगलिंग को रोका जाएगा, एक्सपोर्ट पे चीनी की पाबंदी है। लेकिन वो जो बाकायदा कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो होते हुए कहीं फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें मजीद आवाम को ट्रिगर करने की और आवाम को मजीद तैश में लाने की जो है वो कहा जाए कि अगर ये तरीका है तो ये गलत नहीं होगा। आवाम ऑलरेडी बिजली के बिलों की वजह से बहुत बहुत तंग आई हुई है। अगर उसके ऊपर से आप बिजली के बिलों के ऊपर से अगर आप चीनी, आटा, दालें, चावल, जो बेसिक चीजें, उनके साथ उन चीजों पे अगर आप इस तरीके से खेलेंगे आवाम के साथ, तो आवाम बिफरी हुई है, आवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है, आवाम को मजीद छेड़ने वाली बात ये हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं चेयरमैन पीटीआई, उनकी साइफर केस में जो उनकी गिरफ्तारी है उस पर दरखास्त जमानत जो है उस पर समात हुई हफ्ते वाले रोज़, और हफ्ते वाले रोज़ की जो समात के अंदर जो डिटेल्स हैं कोर्ट रूम के अंदर की, उससे मैं आपको आगाह करती चलूँ। अच्छा, ये जो अदालत है इसको देख रहे हैं अबू अल-हसनात जुल्करनैन साहब। बेसिकली ये इंसदाद दहशतगर्दी की और दहशतगर्दी के जो केसेस हैं उनको देखते हैं, जितने भी लोगों पर दहशतगर्दी की दफात होती हैं उनके जो है वो केसेस सुनते हैं। लेकिन अभी इनको खुसूसी तौर पर यह अदालत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत जो है वो इनको सौंपी गई है, और इमरान खान साहब, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, इनके केसेस को ये देख रहे हैं और वो दोनों इन्हीं के सामने पेश होते हैं। खान साहब तो पेश नहीं हुए, उनके पास अटक जेल में खुद गए थे जज साहब, लेकिन कुरैशी साहब इन्हीं के पास पेश होते रहे। हफ्ते वाले रोज खान साहब की वकला जो है वो काफी रेडी थे और पूरी तैयारी में थे कि आज दलाइल का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज हो सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दलाइल का आगाज उस दिन नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए एक उन्हें अनफॉर्चुनेट सिचुएशन लगेगी। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज देखे गए जब दलाइल का आगाज। अच्छा, जो प्रोसिक्यूशन की टीम है, जो एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम है, उन्होंने बड़ी भारी भरकम टीम बनाई है, 3 लोगों पे मुश्तमिल वो टीम है, और 3 लोग हैं जो प्रोसिक्यूशन में टीम में उनकी मौजूद है एफआईए की। उन 3 लोगों की जानिब से जब दलाइल का आगाज होने लगा था तो जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन साहब को कहा गया कि जैसे आप दलाइल का आगाज करने लगे उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शाह खावर साहब जो प्रोसिक्यूशन टीम में से एक हैं, उन्होंने आगे आकर डाइस पे कहा, तो जज की जानिब से कहा गया कि जी कहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आज आप रिहाई का फैसला सुना भी देते हैं तो आपकी अदालत पर तो सवाल या निशान है, आपकी अदालत पर तो क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन ने पूछा कि वो कैसे? तो शाह खावर साहब ने कहा कि आपकी अदालत को चैलेंज किया गया है और एक रिट दायर की गई है, रिट पिटिशन दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शेर अफजल खान मरवत की जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में है। और आपकी अदालत को चैलेंज किया गया है, ना सिर्फ बल्कि कहा गया है कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चैलेंज किया गया है। तो अगर आज आप दरखास्त जमानत पर रिहाई भी सुना देते हैं तो वो तो सवाल का निशान है। ये एक वो प्ले कार्ड था, ये वो पत्ता था जो खेला गया प्रोसिक्यूशन की जानिब से। वहां पर जो पीटीआई के कुछ जो हमारे सहाफ़ी दोस्त अंदर मौजूद हैं, उनके मुताबिक पीटीआई की जो वकला और जो लीगल टीम है वो थोड़ा हक्का बक्का रह गई और शायद बेरब्त थे वो आपस में भी, या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, राब्ता नहीं हो सका। कुछ टीम को पता था कि ये रिट दायर हुई हुई है जबकि कुछ लोगों को नहीं पता था, जिसमें नई बहदर
पंजुता साहब डाइस पर आए, उन्होंने कहा कि हमारी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुई है, शायद हमें इस बारे में इल्म नहीं था। सो अगर ऐसी कोई पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर डली हुई है तो हम उसको विदड्रॉ कर लेंगे। और बड़ी कोशिश की गई, बारहा कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब को ये बावर कराने की, इस चीज़ पर कायल करने की कि वो जो रिट पिटीशन है वो अलग चीज़ है, उसका इन दलाइल से कोई लेना देना नहीं है। और पोस्ट अरेस्ट बेल जो है या किसी भी गिरफ्तारी के बाद आप जब रिहाई के लिए अप्लाई करते हैं, जमानत के लिए, तो वो हर इंसान का बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। तो आप प्लीज़ इसका आगाज़ कीजिए दलाइल का मेरिट पर। लेकिन हैरान कुन बात, 2.25 घंटे हफ्ते वाले रोज़ समाज चलती रही पर मेरिट पर दलाइल का आगाज़ ना हो सका। और बात इस चीज़ पर जाकर ख़त्म हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो जो रिट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डाली हुई है, उन्होंने उसको वो वापस लेंगे, विदड्रॉ करेंगे और उसके विदड्रॉल के बाद ही यहाँ पर जो समात है उसका आगाज़ यानी दलाइल का आगाज़ हो सकेगा। उसी वक्त ही हफ्ते वाले रोज़ ही दोपहर तकरीबन 1 या 2 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा दी गई थी कि जो कुछ टीम के मेंबर्स पहुंच गए थे कि जो रिट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसको विदड्रॉ किया जा सके। तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बन गई उस दिन और एक टेक्निकल इशू था जो खड़ा हो गया, जिसमें थोड़ी सी गलती लीगल टीम पर भी आती है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई रिट पिटीशन दायर भी थी तो कानूनी तौर पर उसका पोस्ट अरेस्ट बेल पे कोई सच असर नहीं पड़ता। लेकिन कैश किया एक ऐसे लम्हे को प्रोसिक्यूशन टीम ने, जैसे कि मैंने बताया, एक भारी भरकम प्रोसिक्यूशन टीम बनाई गई FIA की जानिब से और फिर जो है ये समात आज के दिन पीर तक मुलतवी कर दी गई थी। लेकिन आज सबकी नजरें इसकी तरफ तो थी ही थी, लेकिन उसके बावजूद आज निकलकर जो सामने मामला आया वो भी बड़ा पेचीदा था। और आज जो मामला निकलकर सामने आया वो ये था कि जो जज है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खुसूसी जज है, जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उनकी अहलिया जो है वो अचानक बीमार हो गई हैं और इसलिए उनको उनकी इयादत के लिए जाना है, तो वो आज समात नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला ने यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया है, वो उन्होंने ये खड़ा किया है कि अगर किसी की अहलिया बीमार भी हो गई है, बीमारी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, तो क्यों ऐसे टाइम पे किसी और जज को नोटिफाई नहीं किया गया, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है और एक सबसे बड़े पाकिस्तान के लीडर जो है इस टाइम जेल में मौजूद है और उससे रिलेटेड एक केस था। तो अगर वो जज साहब छुट्टी पर थे तो किसी और जज को हवाले कर दिया जाता, किसी और जज के सपुर्द कर दिया जाता है केस कि वो जब तक इस केस को सुने। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मदद लेना या इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक दोबारा जाने की बात भी की आज बाहर निकलकर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ सहाफ़ियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे इस तमाम मामले पर, और अगर वो जज साहब छुट्टी पर थे तो किसी और को केस दे दिया जाता। बहरहाल जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है वहाँ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को हफ्ते की रोज़ की तारीख मिली थी, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वो खड़े हो गए और इस चीज़ पर उन्होंने एक एग्रेशन और एग्रेसिव होने का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो हर किसी का बुनियादी फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, जिस पर थोड़ा शोर डालने के बाद जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दूसरी अदालत में, दहशतगर्दी की दूसरी अदालत में आप कह लें, वो लोग गए तो उनको दोबारा जो है वो जुमेरात का दिन दे दिया गया, यानी कि 7 सितंबर, यानी 2 दिन पहले का दिन, पहले उन्हें हफ्ते का दिन दिया गया था। लेकिन जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब है वो तो क्योंकि बीमार हैं और उनकी अहलिया बीमार है, माजूद के साथ उनकी अहलिया बीमार है, तो वो तो 1 हफ्ते की छुट्टी पर गए, वो 1 हफ्ते के लिए रुखसत हो गए। तो अब ये बात दोबारा अगले पीर या अगले मंगल या अगले हफ्ते तक जाएगी। जुमेरात को तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब फिर नहीं होंगे या कोई और जज, तब तक किसी और जज को नोटिफाई कर दिया जाएगा ये केस को सुनने के लिए। तो मामला फिलहाल इमरान खान साहब की रिहाई का लटकता ही दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि ये मामला फिलहाल लटकेगा ही। तो ये कुछ मामलात हैं जो से हमारे मुल्क में चल रहे हैं। इसके साथ एक और अहम खबर भी है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी मुलाकात हुई है कराची के कुछ बिजनेसमैन से भी, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवस्सुत से पैगाम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर बैठने की ज़रूरत है और तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पर एक दूसरे के साथ एक फार्मूला देने की एक दूसरे को ज़रूरत है कि कौन सा वो फार्मूला है जिससे मुल्क आगे बढ़ सकेगा। क्योंकि अल्टीमेटली मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि पाकिस्तान की जीत के साथ ही हम सबकी जीत है। अपना ख्याल रखिए। प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी हर मंगल